नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 1165 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में जितने नए केस मिले हैं उससे 2 गुने मरीज 2446 डिस्चार्ज किए गए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन 17,928 केस हैं। इनमें से 10,141 होम आइसोलेशन में है। संक्रमण लगातार जो है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी मौजूद है। इसलिए जैसा आपने बताया, सभी को सावधानियां बरतने की बहुत आवश्यकता है। हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ में न जाएं और मास्क का लगातार उपयोग करें। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये संक्रमण की जो दर में कमी आई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एक विशेष जो अभियान चलाया गया, एक विशेष रणनीति अपनाई गई है, जिसमें 3T का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। ये जो एक अग्रेसिव ट्रेसिंग करके फिर अग्रेसिव टेस्टिंग कराई गई है। जैसा आपको बताया कि प्रदेश में संक्रमण कम होने के बावजूद भी जो टेस्ट हैं उनकी संख्या में कमी नहीं की गई है। बदस्तूर लगातार टेस्ट जो है 3 लाख से अधिक और कभी 3.5 लाख के अधिक भी हो रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो है वो हमारे साथियों ने इस प्रकार का ये कंसर्न विशेषज्ञों ने जताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अगर ये फैलता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 से 2 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष प्रयास गांवों में किए हैं। पूरा निगरानी समितियों के माध्यम से 6 मई का अभियान तो विशेष रूप से शुरू ही किया गया है, परंतु 31 मार्च से ही ग्रामीण क्षेत्रों की टेस्टिंग भी बढ़ाई गई थी। और ये 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर जो अभी तक टेस्टिंग हुई है, उस कुल टेस्टिंग में से लगभग 70% जो टेस्ट हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे। और ये निगरानी समितियां अब जो गांव-गांव जा रही हैं, एक-एक घर में वो लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश कर रही हैं, उसमें 10 लाख से भी अधिक जो है वो जो उनको मामूली लक्षण युक्त या जो थोड़े बहुत बुखार वाले लोग मिले, जिनको मेडिकल किट भी दी गई है और सबके टेस्ट कराए गए हैं। ये पिछले, मैं आपको जो फिगर दे रहा हूँ, ये पिछले लगभग 5 मई से है, लगभग एक महीना से अधिक समय में। तो ऐसे में ये पूरा जो एक अभियान चलाया गया एग्रेसिव टेस्टिंग का, घर घर जाके एंटीजन टेस्ट, और एंटीजन टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है और लक्षण है तो जो है वो RT-PCR का टेस्ट कराया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। उसका ही परिणाम है कि आज जो है ये मात्र 1165 जो नए पॉजिटिव केस आए हैं। और ये जो पीक था 38,783 का, उस पीक के लगभग जो है ये 97% कम है। इसके साथ साथ जो आज कुल एक्टिव केसेस हैं वो घट के 17,900 रह गए हैं। 30 अप्रैल को 3,10,000 केस कुल एक्टिव मामले थे, उससे भी ये उसी प्रकार घट के जो है ये लगभग 96% उससे भी घट गया है। तो ये जो एक घट रहे हैं संक्रमण के, ये पूरा एक रणनीति, जो विशेष रणनीति बनाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसकी वो स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा स्वयं जो है 18 जो मंडल है प्रदेश के, उनमें और 40 जनपदों में खुद जाकर उन्होंने अस्पतालों में समीक्षा की है। जनपदों से प्रयोगशालाओं को RT-PCR के लिए 1,21,070 सैंपल्स भेजे गए। 17,928 एक्टिव केस में से 10,141 होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के मरीज राजकीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। राजकीय अस्पतालों में और समस्त मेडिकल कॉलेजेस में इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और सरकारी सेंटरों पर जांच की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं तो अपनी जांच जरूर करवाइए, और अगर संक्रमित हैं तो जैसी स्थिति हो, चाहे होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ करिए या फिर अस्पताल में भर्ती होकर अपना निःशुल्क इलाज भी करवा सकते हैं। अगर आप घर पर भी होम आइसोलेट होंगे तो वहां भी आपके लिए दवाइयों का पैकेट स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, अथवा जो
प्रदेश में निगरानी समितियां बनी हुई हैं 70,000 से अधिक, उनके पास भी दवाइयां उपलब्ध है, वो भी आपको दवाइयां उपलब्ध करवा सकती हैं। जिन लोगों में लक्षण आते हैं और अभी तक उनके टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, निगरानी समितियां उन्हें भी बिना टेस्ट के रिजल्ट की प्रतीक्षा किए हुए दवाइयां उपलब्ध करवाती हैं, ताकि उन लोगों में कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सर्विलांस का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 3,57,18,220 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। इनमें रहने वालों की संख्या 17,17,60,194 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर जारी है और आप जानते हैं कि सोमवार से शनिवार तक निरंतर वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में होता है और रविवार को हम अगले सप्ताह के लिए स्लॉट्स खोलते हैं। महोबा के गांव पनवाड़ी में आपसी विवाद के चलते युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे गांव को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उधर एसपी ने घटनास्थल का मुआयना कर गांव के लोगों से अलग अलग बात कर घटना की हकीकत जानने की पूरी कोशिश शुरू की है। एसपी ने यह भी बताया कि जांच लगातार चल रही है, जांच के बाद ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। थाना अजनर में पूर्वा पनवाड़ी गांव में आज घटना हुई है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें लगभग 8 लोगों को नामजद किया गया है और इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर और विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। बिजनौर के सिवहारा में सिलेंडर फटने से घर में भयानक आग लग गई है। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लगी और आग से सारा सामान जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। छोटे भाई की घरवाली खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए सिलेंडर में आग लगी, जिससे बड़ा हादसा हुआ। पूरे दोनों मकानों का सामान सब जल गया, सिलेंडर में विस्फोट हो गया, मकान का हालात खराब हो गया। सिलेंडर फट गया कैसे? सिलेंडर विस्फोट हुआ, दूसरा सिलेंडर बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह से बचाया और काफ़ी मुश्किल के बाद में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 112 को फ़ोन करने के बाद में फायर ब्रिगेड आई। किसी का नुकसान तो नहीं होगा? जानी माल जानी नुकसान? कोई नुकसान नहीं, जानी माल के हिसाब से हमने सब बच्चों को बाहर निकाल लिया था और जो घर के अंदर दहेज वगैरह सामान वगैरह है वो सब जल गया। सहारनपुर में डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने एक साथ शराब की दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान आबकारी की टीम ने रैंडम के आधार पर शराब की दुकानों को चेक किया है। वहीं डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि शराब की दुकानों की चेकिंग लगातार चलती रहेगी। रैंडम चेकिंग के आधार पर माल भी लगातार चेक होता रहेगा और माल दुकानदार द्वारा सही बेचा जा रहा है या नहीं। अगर कोई दुकानदार गलत तरीके से शराब बेचता पाया गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जो शराब दुकानों का रैंडमली चेकिंग किया जा रहा है, इसी तरह जनपद में सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी और आबकारी विभाग के अधिकारी जॉइंटली चेकिंग कर रहे हैं और जो ऐसे तत्व जो जिनके पुरानी इतिहास है उनके ऊपर विशेष नज़र रखी जा रहे हैं और किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो सख्ती से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ किया जाएगा। आज जो है शासन के जो निर्देशानुसार मैं और एसएसपी साहब जनपद की जितनी भी फुटकर की दुकानें हैं उन फुटकर की दुकानों में से कुछ दुकानों को रैंडम आधार पर हम लोग चेक कर रहे हैं। चेकिंग में विशेष रूप से देखा जा रहा है कि इस पर जो भी बार कोड वगैरह है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए बार कोड को हम लोग स्कैन करके देख रहे हैं कि ये किस डिस्टिलरी से, किस थोक लाइसेंसी के यहाँ से यहाँ पर प्राप्त है, कब प्राप्त है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो विधिवत उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इनका स्टॉक ठीक ठाक है कि नहीं है, ये सब हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और ये चेकिंग अभियान लगातार इसी तरह हम लोग चलाते रहेंगे। वहीं सहारनपुर में पुलिस इन दिनों बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, जहां पुलिस ने चोरी की 8 बाइक सहित 2 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है और एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर
जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश भी लगातार की जा रही है। वहीं कासगंज के सीपुर गांव में प्रधानी रंजिश में दबंगों ने खेत पर सो रहे 3 भाइयों पर अचानक हमला बोल दिया। हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई है और आपको बताएं कि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। जनपद कासगंज के थाना सोरो के अंतर्गत सीपुर गांव पड़ता है। वहां पर बीते 2-3 दिन पहले 2 पक्ष में मारपीट हुई और एक पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना है। अस्पताल में जाके संबंधित परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और तत्संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जमकर पथराव हुआ है। पथराव में 2 लोग घायल हुए हैं और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर पथराव किया गया है। मामूली विवाद को लेकर यहां पर पथराव किया गया है और बताएं कि पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है। अयोध्या में कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां एक धार्मिक आयोजन में संतों की एक फोटो वायरल हुई है। इसमें कुछ संत बिना मास्क लगाए हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। संतों ने कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संत कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए मास्क पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। मामला सामने आने के बाद संत समाज इस पूरी घटना की निंदा कर रहा है। तो धार्मिक आयोजन की एक फोटो वायरल हुई है। कोरोना नियमों का यहां पर जमकर उल्लंघन किया गया है। संत समाज ने भी यहां पर इन तस्वीरों की निंदा की है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि साधु संत समाज के मार्गदर्शक हैं। अगर ये सब कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। यही लापरवाही कोविड संक्रमण को बढ़ा सकती है। आम जनमानस को चाहिए कि वो मास्क लगाकर बाहर निकले। संतों से निवेदन है कि वो मास्क जरूर लगाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आपकी जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। आप अपने जीवन की सुरक्षा करें और दूसरे की जीवन की भी सुरक्षा करें। जब हम खुद गलत करेंगे तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। सभी लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। इस समय कोविड गाइडलाइंस का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद है कि साधु समाज दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। वहीं हनुमत उपासना कुंज के महंताई कार्यक्रम में शामिल राघवाचार्य महाराज ने बताया कि गर्मी ज्यादा होने के कारण कार्यक्रम में उन्होंने मास्क हटा दिया। वहीं साधु समाज कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं। मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसका पालन किया जाता है। महंताई कार्यक्रम में कई संत मास्क लगाए थे। कुछ लोगों ने गर्मी की वजह से मास्क उतार रखा था। ये भूल है, लेकिन इस लापरवाही को स्थायी नहीं कहा जा सकता है। सभी को सावधानी रखनी चाहिए। आगे से हम लोग भी सावधानी रखेंगे। राघवाचार्य महाराज ने जनता से अपील की कि वो सभी लोग कोरोना को खतरों को देखते हुए मास्क जरूर लगाएं। संत जो है धर्माचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जगत गुरु, ये समाज के मार्गदर्शक हैं, अगुआ हैं। अगर ये कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो फिर हम दूसरे को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। और यही लापरवाही का एक वजह रहा कि कोविड जो है जब शिथिल पड़ा और बाद में लोग एकदम जो है तो कोविड गाइडलाइन के बिल्कुल धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। बिना मास्क लोग घूमने लग गए और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि न जाने कितने लोगों की जान चली गई। एकदम इतना अचानक से आगे बढ़ा। तो इसमें अब आवश्यक है कि जनता को भी चाहिए कि मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा दूरी बना के रखें। उल्लंघन है कि नहीं है? कोरोना गाइडलाइन का पालन हम सभी लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना प्रयास किया है और जो उनका संदेश है उस संदेश का हम लोग भी अनुपालन करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन कल ऐसी बात हुई कि वहाँ पर जो है महंती के कार्यक्रम बहुत से लोग मास्क लगा करके भी आए थे, लेकिन संजोग ऐसा था कि वहाँ पर कार्यक्रम के समय में गर्मी थी, छोटे जगह पे कार्यक्रम था, इस कारण से कुछ लोगों ने मास्क उतार लिया था। तो ये एक भूल कही जाए अथवा ये कहा जा सकता है कि ये थोड़ी लापरवाही हुई, लेकिन इस लापरवाही को अस्थायी नहीं किया जा सकता। ये सावधानी रखनी चाहिए। आगे से भी लोग सावधान रहें और हम भी यही कहते हैं, हम भी उसी के पक्षधर हैं कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। गोंडा में झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। नवजात का शव अस्पताल के पास मिला है और शव पर अस्पताल का एक टैग भी लगा हुआ है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू की है। तो गोंडा में नवजात शिशु का शव मिला है और अस्पताल के पास झाड़ियों में इसका शव पाया गया है। शव पर अस्पताल का टैग मिला है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं संभल के असमोली थाना इलाके में पुलिस की कैंटर लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के साथी फरार होने में वहां से कामयाब हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और मौके से पुलिस ने 26 लाख रुपए की कीमत का तेल बरामद किया है। तो पुलिस की यहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और आपको बताएं कि यहां पर रविंद्रा ब्रांड का एक खाद्य तेल भी बरामद किया गया है। इस पूरे खाद्य तेल की कीमत 26 लाख रुपए पुलिस ने आकी है। आपको बताएं कि जो तमाम अन्य साथी थे बदमाश के, वो मौके से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बदमाश को गोली लग गई, घायल हो गया, जिसके चलते पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य जिसका नाम कादिर है वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथी अभी फरार हैं। बोलेरो की भी खोज चल रही है। इसमें जो बरामदगी है, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रक बरामद किया गया है, साथ में लगभग 26 लाख रुपए का जो इसमें माल था, जो कच्ची घानी का तेल है। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने हनी ट्रैप के शिकार बनाकर पैसे वसूलने वाले एक गैंग का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक निजी चैनल के एंकर के साथ मारपीट की और उसके बाद उसको हनी ट्रैप का शिकार भी बनाया था। तो हनी ट्रैप गैंग का यहां पर खुलासा किया गया है। 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि एक निजी चैनल के एंकर के साथ मारपीट की भी घटना सामने आई थी और यह आरोप लगाया गया कि उसको भी हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें वादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि एक नंबर से उसको कॉल आया, उस कॉल पे उनको एक जगह पर बुलाकर उनको बेसिकली महिला से कॉल कराया गया था और बुलाने के बाद उनके जो बिलोंगिंग्स थे, उनके पैसे थे, उनकी कार थी, उनसे लूट ली गई थी और उनको वहाँ से रिलीज़ करने के, उनको बंधक बनाने के बाद रिलीज़ करने के नाम पर उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। इस मुकदमा को पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने पूरे इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इसे बेसिकली ये 5 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएँ हैं। ये बेसिकली जो महिलाएं हैं ये पहले स्पा वगैरह में काम करती थी और इनके जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे उन लोगों को ये बेसिकली अपने यहाँ कॉल करके बुलाती थी और उसके बाद उनको लूटना और एक्सटॉर्ट करना इनका धंधा था। वहीं कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 सटोरियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सटोरियों के पास से नकदी समेत कई सामान भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। नकदी समेत कई सामान बरामद किए गए। बदायूं के डीएम दीपा रंजन और एसएसपी संकल्प शर्मा ने शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने दुकानदारों की जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए और अवैध शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई करने की बात की है। साफ हिदायत दी है कि अगर अवैध रूप से शराब बेचे जाने की शिकायत सामने आती है तो आप लोगों पर बिल्कुल समुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम और एसएसपी ने शराब की दुकानों का निरीक्षण किया है। वहीं कानपुर के गांव महिगवा में दबंगों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। जहां दबंगों ने मामूली बात पर एक किसान पर हमला कर दिया, वहीं दबंगों ने किसान से 21,000 रुपए भी छीन लिए। पीड़ित किसान ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।
जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दबंगों के हौसले कानपुर में बुलंद देखे गए हैं। दबंगों ने किसान पर यहां पर हमला किया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अब आइए आपको मुरादाबाद से एक खबर बताते हैं, जहां पर मुरादाबाद में पुलिस के सामने ही दो शराबी आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के साथ जमकर यहां पर हाथापाई भी की गई और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शराबियों को हिरासत में लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। तो मुरादाबाद में दो शराबी युवक आपस में भिड़ गए और शराब के नशे में ये दोनों युवक भिड़े थे। पुलिस ने दोनों को ही अब गिरफ्तार कर लिया है। तो शराब के नशे में ये दोनों युवक आपस में भिड़े हुए थे, आपस में जमकर मारपीट करते रहे। लोगों ने इनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा सड़कों पर ही चलता रहा। लोग भी तमाशबीन बने रहे, पुलिस भी आसपास मौजूद थी, लेकिन किसी भी तरह से इनको छुड़ा पाने में पुलिस भी नाकामयाब सी साबित दिखाई देती रही। वहीं अलीगढ़ में शराब कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन अलर्ट है, जहां डीएम और एसएसपी ने शहर में भ्रमण के दौरान कई शराब की दुकानों का निरीक्षण किया है और साथ ही आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि समय समय पर दुकानों की चेकिंग करते रहें। शराब कांड का मुख्य आरोपी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। डीएम और एसएसपी ने शराब की दुकानों का निरीक्षण किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में सैमसंग कंपनी के वेयरहाउस से हुई डिस्प्ले चोरी के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी करने वाले चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी के पास से 39 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और 90,000 रुपए पहले भी सीज किए जा चुके हैं। वहीं इस गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है, इसकी लगातार तलाश की जा रही। तो ग्रेटर नोएडा में सैमसंग कंपनी से डिस्प्ले चोरी करने का मामला सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से आपको बता दें 39 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उन्नाव के दुल्लावपुर गांव में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान युवक ने बिजली की लाइन से चिपक कर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर में खाने पीने के लिए राशन नहीं उपलब्ध था। इससे मृतक युवक लगातार परेशान रहने लगा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है और शव के पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है और लगातार अब मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस द्वारा की जा रही है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आर्थिक तंगी की वजह से युवक ने जान दी है, ऐसी खबर सामने आ रही है। खाने के लिए घर में कई दिनों से राशन नहीं था, जिसके चलते ये युवक लगातार परेशान रहता था और इसी के चलते इसने इस तरह का ये आत्मघाती कदम उठा लिया है। तो उन्नाव में आर्थिक तंगी की वजह से एक युवक ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि इसके घर में कई दिनों से खाने के लिए राशन नहीं था, जिसके चलते इसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।